आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को वर्ग 10वीं के इतिहास के जो चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर के प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे, जो टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव NCERT से निकाले गए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए और लॉकडाउन में भी अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि देख रहे हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके हम लोग प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और इस पाठ का अध्ययन करते हैं। और बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग कोशिश कीजिए कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो सके। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये दो देशों के नाम पूछा था कि इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना पुनः वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश द्वारा वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? एक संगठन था उस समय जिस संगठन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, कार्बोनरी संस्था से संबंध था मेजनी का। अगला ऑब्जेक्टिव है कि इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध एकीकरण जो होने वाला था उसके विरुद्ध में एक देश गया था। उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया। मतलब ऑप्शन नंबर सी था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में खड़ा हुआ था। अगला है यहाँ पर कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने पद पर नियुक्त किया था। अगला है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन है कि गैरीबाल्टी पेशा से क्या था? पेशा कहने का मतलब कि काम धंधा, मतलब कौन सा काम धंधा करते थे? तो गैरीबाल्टी जो थे वो पेशा से नाविक थे। नाविक उस व्यक्ति उसको बोलते हैं जो नदी में या समुद्र में नाव चलाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग अपना भाषा में जिसको नैया बोलते हैं, वही उनका पेशा था। अगला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो ऊपर में ही बताया गया हुआ है कि इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा किए हैं। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला है कि रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह का नीति का आलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अगला है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1821 में हुआ था नेपल्स की क्रांति। अगला है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का डी, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चलिए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान जो देश है उसको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कब किया गया था? तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ था वह 1832 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में। अगला है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष पारित हुआ? कार्बोनरी जो संगठन था व्यापारियों का जिससे मेजनी का संबंध था, वह संगठन कब पारित हुआ? तो 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एंड्रिया न्यूअपूल की संधि कब हुई थी?
इंडिया नुआपुल की संधि कब हुई थी? तो इंडिया नुआपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन, इंडिया नुआपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? जो इंडिया नुआपुल की संधि जो हुई थी वह कौन दो देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था। तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था इंडिया नुआपुल की संधि। अगला है कि सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में जो इंडिया नुआपुल सेडौन का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को किसने कुचल दिया? कुचल देने कहने का मतलब कि उस विद्रोह को दबाने का कार्य किया, तो वह देश था रूस। ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध लड़ा गया था, वह किस जगह पर हुआ था? तो वह जगह का नाम था सेडौन। सेडौन नामक जगह पर हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला ऑब्जेक्टिव है कि यूरोप वासियों के लिए किस देशों का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर यूनान। ऑप्शन नंबर बी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनान की। आगे है युवा इटली की स्थापना का विकास किया। युवा इटली कहने का मतलब यंग इटली के संस्था का विकास किसने किया? तो वो किया मेजनी ने किया। आगे है कि विस्मार्क निम्न में से क्या था? विस्मार्क जो था वो क्या था? तो विस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था जो विस्मार्क। अगला है कि सार्डिनिया पिंडमाउन का शासक कौन था? सार्डिनिया पिंडमाउन का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिंडमाउन का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था सार्डिनिया पिंडमाउन का शासक। देखिए 24 ऑब्जेक्टिव कर लिए हुए हैं। ये जो आप लोगों को पता होगा कि अदर जो प्रकाशन का बुक होता है ना, उसमें जो एनसीईआरटी का एक पार्ट होता है ना, उसको दो भागों में बना दिया जाता है। तो यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट के दो पार्ट में हम इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे। आज हम मात्र 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और आप लोग कोशिश कीजिए कि 30 ऑब्जेक्टिव को याद कर ले कि सेकेंड पार्ट इसका जो सेकेंड पार्ट जो बनेगा वो जल्द ही आप लोगों के लिए हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग इस चैप्टर को देखकर तैयारी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर ऑब्जेक्टिव को। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उस समय एक ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे, उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए शुरुआती समय इसलिए हम यहाँ पर आंसर का जिक्र कर दिए हैं कि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आंसर नहीं रहेगा ना तो शुरुआती समय में तो आप लोगों को याद करने में थोड़ा दिक्कत फंस जाएगा। अगर आप लोगों को जो इसका जो अध्ययन कर रहे हैं ना, अगर पीडीएफ के रूप में आप लोगों को इसका नोट चाहिए तो हमारे दिया गया व्हाट्सअप नंबर पर से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त करके आप लोग घर पर बैठकर ही तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अगला है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी जो थी वहाँ की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। कितना बार एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। अगला है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हो गई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? तो तुर्की की पराजय हुई थी। अगला ऑब्जेक्टिव है 29 नंबर की, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए फ्रांस, रूस, सी में हो गया इटली, डी में जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव इस पार्ट का, पार्ट नंबर 1 हम बता रहे हैं अभी। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर लिए हैं। अगर आप लोग अगर का डिमांड रहा तो बहुत जल्द मतलब इसका जो सेकेंड पार्ट है आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड कर देंगे, जो वहाँ से आप लोग सेकेंड पार्ट को देखकर इस पूरे जो हिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 1 है इतिहास का, उसके तैयारी आप लोग
कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहे और अपने जो मैट्रिक का जो तैयारी है बहुत ही बेहतर ढंग से करते हुए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।